हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीके ज्ञान हब पर। तो जैसा कि आपने देखा ही होगा हिंदी का वीडियो काव्य खंड का, आज हम लोग का शुरुआत करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद, जो कि इतिहास की दुनिया का है। कौन सी किताब का है आपका? इतिहास की दुनिया। इतिहास की दुनिया जो है उसी का है ये पहला पार्ट, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। इसी को पढ़ेंगे कि इतिहास की दुनिया की आज सैर करेंगे। चलिए, इतिहास की दुनिया क्या होती है, तो इसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद का पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा लेंथी होगा। इसमें जो आपका मेन मेन पॉइंट है, जहां से क्वेश्चन पूछता है, उन सब चीजों को कवर किया जाएगा और इसका वीडियो पार्ट बाय पार्ट अपलोड होते रहेगा, आप लोग देखते जाएंगे। चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये क्या होता है कि ये कौन सी किताब का? आपका हिस्ट्री। कौन से? हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब इतिहास की दुनिया। हिस्ट्री कोई नहीं बोलेगा, हिस्ट्री नहीं। हिस्ट्री में पढ़ना क्या होता है? कहानियां ना, पूरे कहानियां, जो बीती हुई कहानियां, उसी चीज को हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो आज से हिस्ट्री कोई नहीं बोलेगा, ध्यान रखना। हिस्ट्री नहीं, क्या बोलना? हाय स्टोरी। स्टोरी को बोलना है हाय हाय। जैसे कहानियां सुनते हो ऐसे कहानियां सुनो। चलिए, आज मैं आपको इतिहास की दुनिया घुमाता हूं, इतिहास की दुनिया की सैर कराता हूं। उससे पहले आपको मैं यूरोप घुमाता हूं। चलिए, आज आइए हम लोग पढ़ेंगे यूरोप के बारे में। यूरोप क्या है? यूरोप एक महाद्वीप है। महाद्वीप या जिसको कहते हैं कि महादेश। क्या है? महादेश है, एक प्रकार का महादेश। अब ये महाद्वीप, महादेश क्या होता है सर? यूरोप। तो यूरोप कहने का मतलब कि जो यूरोप है ना, यूरोप के अंदर एक महाद्वीप है, जिसके अंदर महादेश है, जिसके अंदर बहुत सारे देश, छोटे छोटे देश आते हैं। जैसे फ्रांस हो गया, ठीक है। तो फ्रांस वगैरह, ये ऑस्ट्रिया, ये सब के सब इसमें क्या आते हैं? इसके अंदर आते हैं, यूरोप के अंदर आते हैं। जैसे हमारा एशिया महादेश है, हमारा एशिया महादेश है। कौन सा महादेश है? एशिया महाद्वीप है, जिसके अंदर हमारा भारत आता है। तो एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारे देश आते हैं, उसी को बोलते हैं यूरोप। यूरोप के अंदर बहुत सारे देश आते हैं, जिन देशों को मिला के एक बड़ा क्षेत्र है, जिसको हम लोग कहते हैं यूरोप। उसी तरीके से एक बड़ा क्षेत्र हमारा है एशिया, जिसके अंदर आते हैं हम लोग भारत। हम लोग का भारत जो देश है ना, वो किस महादेश के अंदर आता है? तो एशिया महादेश के अंदर आता है। तो उसी तरीके से आज हम लोग पढ़ेंगे यूरोप। यूरोप में क्या? राष्ट्रवाद। राष्ट्र क्या है? अब यहां से ये चीज आ रहा है कि राष्ट्र क्या होता है सर? तो राष्ट्र का मतलब समझ लीजिए कि राष्ट्र का मतलब क्या होता है, कि राष्ट्र का मतलब जो होता है ना, अपने देश के प्रति। एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना नाम उनका था अर्नेस्ट, अर्नेस्ट रेनन। क्या नाम था उनका? अर्नेस्ट रेनन। इनके प्रति ये इन्होंने अपना मत दिया था राष्ट्र के परिभाषा में, कि अर्नेस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्र क्या होता है कि समान नस्ल, भाषा, क्षेत्र जहां पे होगा उसी को राष्ट्र कहते हैं। क्या क्या चीजें? समान नस्ल, समान नस्ल, भाषा, समान नस्ल, भाषा एवं धर्म, समान नस्ल, भाषा एवं धर्म जिस जगहों पर होगा उसी को बोलते हैं हम लोग राष्ट्र। समान नस्ल, इसका मतलब सर समझ में नहीं आएगा, मतलब समझ लीजिए, अभी समझ में आएगा। समान नस्ल, समान नस्ल मतलब कहने का मतलब कि एक तरीके का सभी क्षेत्र जो होता है किसी भी देश में, एक तरीके के व्यवहार करने वाले, बिहेवियर करने वाले लोग रहते हो, जिनकी भाषा क्या हो? समान हो, एक ही भाषा पूरे देश में बोली जाए। लेकिन हमारा ऐसा इंडिया में नहीं है, हमारे भारत में ऐसा नहीं है। कभी कहीं तमिल चलती है, कहीं भोजपुरी चलती है, तो कहीं हिंदी चलती है, कहीं इंग्लिश भी चलती है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी जगह समान भाषा होना चाहिए, सभी जगह समान धर्म के लोग भी रहने चाहिए। समान धर्म कहने का मतलब कि उस देश में पूरे का पूरे हिंदू, नहीं तो पूरे का पूरे मुस्लिम, नहीं तो पूरे का सिख, ठीक है। तो ऐसे को क्या कहते हैं? राष्ट्र कहते हैं। ये किसके अनुसार है? तो अर्नेस्ट रेनन के अनुसार। इनका बहुत ज्यादा फेमस है, ये बहुत पूछता है कि अर्नेस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्र की परिभाषा क्या होती है? तो समान नस्ल, भाषा एवं धर्म के लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं उसी को बोलते हैं राष्ट्र। हमारा भारत जो देश है ना, भारत एक राष्ट्र नहीं है। भारत को हम लोग राष्ट्र नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके के धर्म के लोग नहीं रहते हैं, बहुत सारे धर्म के लोग, जाति के लोग, और ऊपर से क्या चीजें? जाति, धर्म, नस्ल और भाषा। भाषा के भी अलग अलग रहते हैं। तो इसलिए हमारा भारत क्या है? भारत हमारा राष्ट्र नहीं है। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद कहता है कि अपने देश के प्रति सोचना, किसी प्रॉपरली किसी के बारे में नहीं, अपने पूरे देश के बारे में सोचना। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं ना कि 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडोत्तोलन करते हैं, तो वो झंडोत्तोलन करते हैं तो पूरे अपने देश के प्रति करना करते हैं, अपने देश के प्रति इच्छा होती है, उसके प्रति हमारी गर्व होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि राष्ट्रवाद, यानी अपने देश के प्रति सोच रखने, जब हम अपने देश के प्रति सोच रखने लगते हैं उसी को बोलते हैं राष्ट्रवाद। तो ये यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे उत्पन्न हुआ, इसी चीज के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो अब देखिए कि ये राष्ट्रवाद आप समझ लिए कि क्या होता है। यहाँ पे लिखा भी है, आप लोग ध्यान से देख लें कि अपने देश के प्रति, अपने देश के प्रति स्नेह, प्रेम, देशभक्ति की भावना को ही राष्ट्रवाद कहते हैं।
जैसे मान लीजिए कि अपने देश की लड़ाई किसी चाइना से हो गई, तो इंडिया और पाकिस्तान या इंडिया और चाइना की ले लीजिए, इंडिया और चाइना की जब लड़ाई हो गई तो उस समय जब हम लोग देखते हैं न्यूज में कि लड़ाई हो रही है, तो हम लोग क्या मनाते हैं कि हमारी इंडिया के जो लोग हैं ना, मारो मारो उसको, पाकिस्तान वाले को मारो, मारो चाइना वाले को। तो उस समय हम लोग की अपनी बातों को छोड़कर अपने देश के प्रति सोच रखते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब के सब यही कहते हैं कि मारो भाई, चाइना वालों को मारो, पाकिस्तान वालों को मारो। तो वही होता है राष्ट्रवाद। तो यूरोप में क्या था ना कि यूरोप में पहले राजतंत्र चलता था। यूरोप क्या है, महादेश है जहां पे क्या चलता था, राजतंत्र चलता था, राजा लोग का राज चलता था। ठीक है, ये यूरोप में नहीं, पहले भारत में भी चलता था। तो भारत में भी राष्ट्रवाद पढ़ना है आपको, आगे पढ़ना है, अभी पढ़ेंगे यूरोप। तो क्या चलता था वहां पे, राजतंत्र चलता था। ध्यान से सुनिएगा कहानियों को। राजतंत्र चलता था तो यहाँ के एक राजा हुआ करते थे, राजा। और राजा उस समय कौन था, लुई 16वां था, लुई 16वां, याद रखेंगे। उस समय राजा कौन था, लुई 16वां। कहां का राजा था, ये फ्रांस का राजा था। और फ्रांस कहां आता है, यूरोप में आता है। लुई 16वां था। ये लुई 16वां इतना अत्याचारी दुराचारी था कि मत कहिए। ठीक है, ये लोगों पे जो वहां के नागरिक थे ना, वहां के नागरिक जो रहते थे, वहां के नागरिक जो फ्रांस के नागरिक हैं, वो नागरिक को बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा था उनपे। उनकी मान लीजिए कि खेती उनकी है, वो अपना खेती कर रहे, और खेती के बदले ये क्या लेता था, उनसे कर लेता था, जिसको इंग्लिश में बोलता है कि टैक्स वसूलता था। ये क्या लेता था, टैक्स लेता था। बोलता था कि आप लोग खेती करो, आपका खेत है, जमीन है, आपका बीज है, आपका मेहनत है, लेकिन टैक्स हम ले लेंगे। तो ये इस तरीके से काफी जो है वहां के मजदूर जितने भी थे, मजदूर वहां के नागरिक जितने भी थे, काफी इससे परेशान हो चुके थे। बोले कि भाई इतना सारा हम लोग मेहनत करते हैं और आप टैक्स लेके चले जाते हैं। तो ये बहुत सारा अपना अत्याचार कर दिया था ये फ्रांस के नागरिकों पर, वहां का राजा जो था। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जब ज्यादातर इसे अत्याचार पर मतलब कि बर्दाश्त से बाहर हो चुका था, तो इन्होंने अपना एक गठन बनाया। यहाँ के फ्रांस के नागरिक जो थे अपना एक समूह बनाए, और समूह बना के क्या किए कि इस राजा को यानी कि लुई 16वां को फांसी पर लटका दिए, यानी कि इसको टें बुलवा दिए। क्या कर दिए, फांसी पर लटका दिए। उसी समय ये मर गए। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु किसने किया था, तो बोलेंगे कि यहाँ के जो नागरिक थे, वहां के फ्रांस के नागरिकों ने इससे परेशान होकर अपना एक गठन बनाया, अपना एक समूह बनाया, और इसको क्या कर दिया, फांसी पर लटका दिया। ये राजतंत्र जो था ना 1850 से पहले बहुत चला है। 1850 ईस्वी से पहले यूरोप में राष्ट्रवाद से जो ये 1850 है ना, 1850 ईस्वी से पहले हमेशा यहाँ पे निरंकुशवाद शासन चलता था। कौन सा, पूछेगा कि कैसा शासन था, तो निरंकुशवाद। निरंकुश का कहने का मतलब कि जिस पर किसी प्रकार का अंकुश ना हो। अंकुश का मतलब क्या होता है सर, तो देखिए, अंकुश का मतलब होता है ना कि किसी भी प्रकार की किसी की मर्जी नहीं चलेगी। राजा है तो राजा की ही मर्जी चलेगी। जैसे बोलते हैं ना कि जैसे मान लीजिए कि आप बैलगाड़ी ही चला रहे हैं। अब बैलगाड़ी चला रहे हैं तो क्या हुआ कि उसका कंट्रोल आपके हाथ में है ही नहीं है, उसका घोड़े का लगाम है ही नहीं है, बैल का लगाम है ही नहीं है। तो गाड़ी क्या होगी, पलटी मारेगी। बैल का मर्जी जिधर जाना होगा उधर लेके जाएगा। तो उसी तरीके से राजा होता था। राजा क्या करता था ना कि अपनी मर्जी से शासन चलाता था। उस पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं था, और कोई उसको रोक नहीं सकता था, और न ही कोई उसको कोई आदेश दे सकता था। अपनी मर्जी से जो आया वो करता था। तो वहां पे कैसी शासन थी, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है एग्जाम में। याद रखेंगे कि वहां पे निरंकुशवाद शासन हुआ करते थे। तो इसी शासन को खत्म करने के लिए सबसे पहली जो क्रांति हुई थी, क्रांति कहने का मतलब कि एक बड़ा बदलाव हुआ था, वहां के लोगों ने क्रांति की थी, जिसको कहते हैं 1789 की क्रांति, जो हुआ था फ्रांस की क्रांति, जिसके नाम से जानते हैं फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 में हुई थी। किसने किया था, तो वहां के फ्रांस के नागरिकों ने शुरू किया था। किस लिए शुरू किया था, तो इन्होंने बोला था कि यहाँ पे राजतंत्र को खत्म करो। राजा से इतना परेशान हो चुके थे, बोले कि राजतंत्र को हटाओ, यहाँ पे राजतंत्र नहीं चलेगी, अब प्रजातंत्र चलेगी। तो उसी के बारे में यह फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। तो उसके बारे में चलिए हम लोग देखते हैं। आप लोग को पता चल गया कि फ्रांसीसी क्रांति क्या है। 1789 में शुरू की गई थी फ्रांस के नागरिकों द्वारा, और इसका कहनाम ये था, इसमें मांग ये की गई थी कि राजतंत्र को हटाइए और प्रजातंत्र को बुलाइए। तो देख लीजिए यहां से ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। फ्रांसीसी क्रांति 5 नंबर का भी पूछता है, तो आप इसको एक्सप्लेन कर लेंगे, कोई रटने की जरूरत नहीं है, बस कहानी सुन लिया ना, उतना ही काफी है। देखिए इसकी शुरुआत 1789 में, डेट याद रखेंगे कब हुई थी फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत, मेरे साथ भी बोलते चलिए, 1789 ईस्वी में हुई थी। इस क्रांति में लोगों की मांग यह थी कि राजतंत्र को खत्म कर प्रजातंत्र स्थापित की जाए, यानी कि राजतंत्र को हटाइए, राजा की मर्जी को हटाइए, अब यहाँ पे प्रजा राज करेगी, प्रजातंत्र बुलाइए। इसके लिए 1789 की फ्रांसीसी क्रांति हुई थी।
और सामूहिक पहचान बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाया। और वहां पे जो सामूहिक अपना एक पहचान बनाने के लिए, वहां के नागरिकों ने अपना एक पहचान बनाने के लिए, सामूहिक पहचान बनाने के लिए कुछ कदम उठाए जो यहाँ पे निम्नलिखित दिए गए हैं। इसको भी याद रखेंगे कि प्रत्येक राज्य में एक स्टेट जनरल चुना जाए और जिसका नाम बदलकर असेंबली रखा गया। ठीक है, प्रत्येक राज्य में एक स्टेट जनरल चुना गया और उसका नाम बदल के क्या रखा गया, असेंबली। दूसरा है कि फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित की जाए, यानी कि वहां की जो भाषा थी फ्रेंच भाषा, उसको राष्ट्रभाषा घोषित कर दो। यानी कि पूरे यूरोप में, पूरे फ्रांस में कौन सी भाषा चलनी चाहिए, फ्रेंच भाषा चलनी चाहिए, कोई अनदर भाषा, दूसरी भाषा नहीं चलनी चाहिए, तो इसको राष्ट्रभाषा घोषित की जाए। तीसरा, एक प्रशासनिक व्यवस्था लागू की जाए जिससे सबको समान कानून का अनुभव हो। एक प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था का मतलब होता है कि कानून बनाना, एक ऐसा कानून बनाया जाए, लागू की जाए जिससे आप सभी को समान कानून का अनुभव हो। यानी कि एक ऐसा व्यवस्था बनाए ना कि अगर कोई धनी व्यक्ति भी कोई गलती करता है तो उसकी भी उतनी ही सजा मिलेगी जितना कि ये गरीब करता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, राजा का बेटा है ना, कुछ गलती भी करेगा तो उसको सजा नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि वो राजा का बेटा था। तो वहां के नागरिकों ने बोला कि एक प्रशासनिक व्यवस्था लागू करनी चाहिए जो क्या हो कि सभी को समान कानून का अनुभव हो, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। अगर वो गलती किया है तो उसको सजा मिलनी ही चाहिए। ठीक है। चौथा, आयात निर्यात का सीमा शुल्क समाप्त कर दी जाए। आयात निर्यात, आयात का मतलब क्या होता है कि अपने देश से बाहर, अपने देश से बाहर आयात निर्यात का मतलब होता है कि अपने देश से बाहर जो सामानों को मंगाते हैं, भेजते हैं, उसी को बोला जाता है कि आयात निर्यात। यहां से बाहर देश से कोई सामान हमारे अंदर आया और हमारे देश का सामान बाहर जाके बिकाया, तो उसी को बोला जाता है आयात निर्यात। का सीमा शुल्क क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया। सीमा शुल्क कहने का मतलब कि बॉर्डर पे ही टैक्स लगने लगता है कि आप इंडिया से पाकिस्तान में ले जा रहे हैं, चाइना में ले जा रहे हैं सामान, तो इतना टैक्स दीजिए। तो टैक्स दीजिए, तो मान लीजिए कि आप लेके गए हैं 10 किलो चावल, ले जा रहे हैं चाइना में बेचने के लिए, आप खरीदे हैं 20 रुपए के रेट से और वहां पे गए तो आपको टैक्स देना पड़ गया 5 रुपए 1 किलो पर, तो आपका कितना पड़ गया, 25 रुपए पड़ गया ना। तो यह 25 रुपए पड़ गया तो आप चाइना में ले जाकर 30 रुपया बेचेंगे तब ना फायदा होगा। तो इसी तरीके का ये काफी मतलब कि बहुत उन लोग को थोड़ा अजीब लग रहा था ना कि इतने सारे चीजें महंगी कैसे हो रही है टैक्स वाला। तो वही बोला कि आयात निर्यात का सीमा शुल्क क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। यानी कि कोई बाहर, हमारे देश से कोई यहाँ से सामान बाहर जाए और हमारे वहां से बाहर का सामान हमारे देश के अंदर आए तो इस पे किसी भी प्रकार का कोई शुल्क हमें नहीं देना पड़े। इस चीजों को समाप्त कर दिया जाए, हमें किसी भी प्रकार का टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यही है फ्रांसीसी क्रांति, राष्ट्रवाद। दो चीजें समझ ली इसमें कि राष्ट्रवाद क्या होता है, अपने देश के प्रति स्नेह, प्रेम, देशभक्ति की भावना को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। अपने देश के प्रति जितनी आपकी प्रेम है, इच्छा है, उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। सोच के लिखना है। फ्रांसीसी क्रांति क्या थी, तो याद रखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति एक ऐसी क्रांति थी जिसकी शुरुआत 1789 में हुई थी और इस क्रांति में लोगों की मांग यह थी कि राजतंत्र को खत्म करके प्रजातंत्र को लाया जाए और इसमें निम्नलिखित बातों को शर्त लगाए गए थे, कदम उठाया गया था सामूहिक पहचान बनाने के लिए। बोलिए, आपको इस दो टॉपिक में कहीं दिक्कत है, डाउट है? अगर कहीं नहीं समझ में आया तो आप उसको कमेंट में करिए और इसका अगला पार्ट भी जरूर आएगा जिसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे वियना कांग्रेस, इसके बारे में नेपोलियन क्या था, मेटरनिक क्या था, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक इतना इसी वीडियो में, धन्यवाद।